घर में सभी से बातचीत होती रहती थी, पर मेरा देवर प्रिंस कम बात करता था। उसका ग्रेजुएशन पूरा होना था इस साल, और इसी साल डीके को प्रिंस को बिजनेस में सेटल करना था। वो उसकी भी कोशिश कर रहे थे। मधु और उसके पति निशांत हर शनिवार या इतवार को मिलने आते रहते थे। दोनों ही मिलनसार और हंसमुख स्वभाव के थे। मधु माँ बनने वाली है, ये सुनकर ही घर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अगस्त में उसकी डिलीवरी होनी थी। रश्मि बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो अपनी पढ़ाई में मस्त रहती, पर मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अपने दोनों भाइयों की सारी खबरें और पास पड़ोस की सारी बातें मुझे बताती। उसे बातें करना बहुत पसंद था, और मुझे भी तो ढेरों बातें चलती रहती। उसने मुझसे पढ़ाई में सहयोग मांगा, जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। माँ भी खुश हो गई कि मैं रश्मि का ध्यान रख रही थी। और बची सिया, उसके बिना तो हर काम ही अधूरा था। जनवरी खत्म हो गई और फरवरी शुरू होते ही घर की जिम्मेदारियां भी मिलने लगीं। मैं भी पूरी लगन से जुट गई ताकि सब कुछ संभाल सकूं। मैं और डी के रात का खाना खाकर थोड़ी देर टहल कर आते और छत पर चले जाते। एक दिन माँ ने हम दोनों को बुलाकर कहा, देखो, तुम दोनों इस घर के बड़े हो, तुम्हारे आचरण का छोटों पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान रखो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसा कुछ तो हमने किया नहीं था, तो ये किस बारे में बात हो रही है। डीके ने उतने ही शांत रहते हुए कहा कि ठीक है माँ, कुछ गलती हो गई होगी हमसे, हम आगे से पूरा ध्यान रखेंगे। फार्म हाउस श्रद्धा को बुरा लगा था, क्योंकि उसके हिसाब से तो हमारी गलती ही नहीं थी। एक तरह से देखा जाए तो सच में गलती नहीं थी। एक बार जब श्रद्धा रसोई में खाना बना रही थी, तो मैं वहां चला गया। रश्मि ने हंसते हुए मुझे छेड़ा था, जो माँ ने देख लिया। हालांकि इसमें कोई असामान्य बात नहीं थी। दूसरी बार छत पर जब हम खड़े थे, तो प्रिंस हमें देखकर वापस चला गया। इन दोनों घटनाओं में कुछ भी गलत नहीं था, पर माँ को कौन समझाए, उनका अपना अलग दृष्टिकोण था। खैर, मैंने श्रद्धा को समझा लिया। कोई नहीं, हम बालकनी में बात किया करेंगे। उसको कॉफी टेबल बहुत पसंद थी, तो मैंने कॉफी टेबल सेट खरीद लिया। वो बहुत खुश हो गई थी। हमने वो टेबल सेट बालकनी में डाल लिया और वहीं बैठकर बात कर लेते थे। माँ को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, तो थोड़ा बुरा लगा, पर कुछ कहा नहीं। श्रद्धा पर घर के कामकाज के साथ साथ स्कूल की भी जिम्मेदारी थी। वो थक भी जाती थी, पर कभी कुछ कहती नहीं थी। मैंने रश्मि और सिया को उसका ध्यान और मदद करने के लिए कह रखा था। धीरे धीरे फरवरी भी बीत रहा था, और मुझे कैसे भी करके प्रिंस को भी बिजनेस में जमाना था। श्रद्धा घर का, माँ का और सभी सदस्यों का पूरा ख्याल रखती थी। मैं जान गया था कि वो मुझे बहुत चाहती है, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि उसने मेरी सारी बातों को अच्छे से समझा था और उनको निभा भी रही थी। पर मुझे देखो, जो मैं उसकी तकलीफ कभी नहीं समझ पाया। मार्च शुरू हुआ तो रिजल्ट देने और एग्जाम ड्यूटी होने के कारण श्रद्धा बहुत भागदौड़ कर रही होती थी। मैंने माँ से कहा कि कुछ दिन उससे रसोई का काम ना करवाएं। माँ थोड़ा गुस्सा तो हुई, दलीलें भी बहुत दी, पर मेरी बात मान भी गई। चित्रा का घर, माँ मुझसे थोड़ी खिंची खिंची रहने लगी थी, पर डीके ने मेरा हौसला भी बढ़ाया कि अगर वो नाराज भी हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ मार्च की ही तो बात है, बीच में होली की भी छुट्टी है, अप्रैल से सब ठीक हो जाएगा। हम दोनों की सबसे पसंदीदा जगह हमारी बालकनी ही थी, जहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। वहां डीके के सीने से लगकर मैं उनकी सारी बातें सुनती थी। मुझे कसकर पकड़े हुए मेरी सारी बातें सुनते थे। मैंने बस यूं ही कहा था कि मुझे कॉफ़ी टेबल बहुत पसंद है। तब वो जानकर बोले, वो क्या होता है, आप मजाक कर रहे हो, मार्केट में नया क्या आया है, सब आपको पता है, पर कॉफ़ी टेबल नहीं पता। हाँ, नहीं पता, तुमको पता है तो बताओ मुझे। मैंने उनको फ़ोन में दिखाया। थोड़े दिनों में बिल्कुल वही मॉडल की टेबल वो ले आए और बालकनी में रख दी। मैं इतना तो जान ही गई थी, वो मुझे बहुत चाहते हैं। पर कहते हैं ना, जो ऊपर से शांत दिखे अंदर से ज्वालामुखी होता है। रश्मि ने एक बार मुझसे कहा था कि भैया बहुत शांत रहते हैं, पर जब उन्हें गुस्सा आता है तो बस समझो ज्वालामुखी से कम नहीं होता। होली की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मुझे भी अपने घर जाना था 2 दिन के लिए, पर उसके पहले मैं और डी के मधु के घर गए होली की मिठाई और गिफ्ट देने। वहां जब पहुंचे तो अलग ही नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा था। खुशियां भी आंखों में आंसू ला सकती हैं, ये उस दिन पता चला। जब हम वहां पहुंचे तो देखा वहां कई सारे कपल आए हुए हैं।
जो मधु और निशांत के दोस्त थे। डीके भी उनको जानते थे। हमें देखकर निशांत ने हमारा स्वागत किया। उनका घर रंगों से रंगीन हुआ पड़ा था। उन सब ने हमें भी खींच लिया। जमकर होली खेली गई। 1 घंटे में वापस आना था और हमें 3 घंटे हो गए। हमारी जिंदगी का सबसे रंगीन और मस्ती वाला दिन था। डीके इतनी मस्ती कर सकते थे, ये तो मैंने उस दिन ही जाना था। जब हम घर पहुंचे, हमारी हालत देखकर जो डांट पड़ी कि पूछो मत। माँ ने जमकर मेरी क्लास ली। क्यों बहू, पहले से ही सारी सेटिंग कर ली थी क्या? मधु के साथ वो माँ बनने वाली है। तुम्हें इतना होश नहीं? कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो कौन जिम्मेदारी लेता? उनकी बातों से मेरी खुशी वहीं पर मरसी गई और मैं अपना रोना छुपाते हुए अपने कमरे में भाग गई। फार्म हाउस। माँ का गुस्सा बढ़ रहा था। माँ ने मेरी एक नहीं सुनी। माँ, हमें नहीं पता था कि उनके दोस्त आए हुए हैं। निशांत ने सबको बुलाया हुआ था। श्रद्धा क्यों प्लान करेगी ये सब? तो तुमने किया होगा, माँ बोली। वैसे भी आजकल तुम्हारे रंग ढंग बदल रहे हैं। आज तो माँ की बात भी नहीं समझ आ रही। ऐसा नहीं है माँ, आप गलत समझ रही हैं। हाँ बेटा जी, अब तो सब कुछ मैं ही गलत समझ रही हूँ। अरे पहली होली शादी के बाद मायके में खेली जाती है। रीति रिवाज कुछ तो मनाने चाहिए, लेकिन नहीं, होली खेलकर आ गए दोनों। फिर माँ रोने लगी, ये कहते हुए कि अब मेरा क्या होगा। 2 महीने में मेरा बेटा बदल गया। मेरी हर बात को समझने वाला आज मुझसे बहस कर रहा है। ये सुनते ही मेरा दिमाग घूम गया। माँ मेरी जान थी। उनकी हर तकलीफ में मैं उनका साझेदार रहा था। उनकी ये बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं। मैंने माँ को शांत करके माफ़ी मांगी और उनको आश्वासन दिया कि उनकी बात आज भी और आगे भी सर्वोपरि रहेगी। जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो श्रद्धा गुस्से में बैठी थी। मेरे पहुंचते ही वो अपनी बात पर शुरू हो गई। माँ ने आज बहुत गलत कह दिया। मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं जो पहले से आहत था, श्रद्धा पर ही चिल्ला पड़ा। चुप रहो और चुपचाप सो जाओ। मेरा पहले ही दिमाग खराब हो चुका है, अब तुम मत शुरू करो। वो ये कहकर मैं बेड पर लेट गया। श्रद्धा ने फिर कुछ नहीं कहा। शाम को 5 बजे रश्मि ने मुझे उठाया कि माँ बुला रही है। माँ ने मुझे आदेश दिया कि होली के लिए श्रद्धा को उसके मायके छोड़कर आना है। अब मुझे एहसास हुआ कि आज श्रद्धा ने मुझे नहीं उठाया। लगता है नाराज हो गई है। चित्रा का घर। मेरी गलती ना होते हुए भी मैंने दोनों से डांट खा ली थी। डीके पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सबकी चाय देने के बाद मैं अपने कमरे में आकर सामान लगाने लगी कि तभी माँ आई और कुछ मिठाई और गिफ्ट दिए कि ये सब भी घर ले जाना, और कहा, बहू वैसे तो 2 दिन के लिए भेजती तुम्हें, पर आज का दिन तो बर्बाद ही हो गया। तो अब चली जाओ और कल शाम को डीके जाकर ले आएगा। माँ, मैं परसों सुबह आना चाहती हूँ। ये सुनते ही माँ ने मुझे घूर कर देखा और कहा, ठीक है, तो फिर तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़ देगा वापस यहाँ। ये सुनते ही मुझे शौक सा लगा, ये क्या है अब। पर मैंने ज्यादा दिमाग न लगाते हुए सामान रखना शुरू किया। डीके ने पूरे रास्ते मुझसे बात नहीं की। मैंने थोड़ी कोशिश भी की, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हार कर मैं भी चुप हो गई। मेरे घर वालों से उन्होंने अच्छे से बात की। बस इस बात का मुझे संतोष रहा कि हमारे बीच की टेंशन किसी को दिखाई नहीं दी। वो मुझे छोड़कर चले गए। डीके के जाते ही भैया ने मुझे समझाया कि ज्यादा जिद नहीं चलानी चाहिए। आप किस बारे में बात कर रहे हो भैया? कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया ने बताया कि सासू माँ ने डीके से कहा है कि मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और जिद की कि होली के अगले दिन वापस आऊंगी, वो भी भैया के साथ। ये सुनते ही मेरी हालत खराब हो गई। अब मुझे समझ आ गया कि डीके ने मुझसे बात क्यों नहीं की, क्यों वो नाराज हैं। अगले दिन होली थी। पूरा दिन गुजर गया पर डीके नहीं आए। घर वाले सब मुझे ज्ञान पर ज्ञान दिए जा रहे थे। मैं भी संकोच के कारण कुछ बता नहीं पाई। कितनी विचित्र सी बात है कि मेरा वो घर, जहाँ कुछ महीने पहले मैं सब कुछ धड़ल्ले से कह देती थी, आज नहीं कह पा रही थी। मैंने बहुत हिम्मत करके डीके को मैसेज कर दिया कि मैं इंतजार कर रही हूँ, आप आए क्यों नहीं। थोड़ी देर में डीके मुझे लेने आ गए। घर वालों ने हम दोनों की विदाई के साथ साथ बहुत सारी मिठाई और गिफ्ट दिए। अब लौटते समय मैं खामोशी रही। माँ जी सामान और मिठाई से संतुष्ट दिखाई दे रही थीं। उन्होंने मुझसे जल्दी आने का कारण भी नहीं पूछा। कमरे में जाकर मैं बैठी तो डीके ने मुझे पीछे से आकर बाहों में भर लिया और बोले, हैप्पी होली। मैंने भी अपने हाथों से उनकी कलाई को पकड़कर हैप्पी होली कहा।
फिर अपनी बालकनी में हम दोनों ने जमकर एक दूसरे को रंग लगाया। हालांकि हमारे बीच बिना कुछ कहे ही झगड़ा सुलझ चुका था, पर मैं समझ चुकी थी मेरी आगे की जिंदगी बहुत टफ होने वाली है। मेरी सास ने जिस तरह से मेरी बातों को मरोड़ा था, वो मेरे लिए एक सबक था। मार्च का महीना भी निकल गया। 30 मार्च मेरी नौकरी का आखिरी दिन था। अब बस मुझे घर संभालना था। मुझे थोड़ा दुख तो था, नौकरी छोड़नी पड़ रही है, पर इस बात की भी खुशी थी कि अब घर में ज़्यादा एडजस्ट कर पाऊंगी, जिसकी सबको मुझसे अपेक्षा है, खासकर मेरी सास को। सुबह 5 बजे उठते ही घर के मंदिर की धुलाई और ठाकुर जी के बर्तन धोने का आदेश मिला। अब तक ये काम मेरी सास ही करती आई थी, पर अब से मुझे करना था। फिर नहा धोकर रसोई का काम शुरू। स्कूल जाने के कारण सुबह के बहुत से कामों से मैं बची हुई थी। प्रिंस सुबह 7 बजे चला जाता था, 8 बजे रश्मि और मेरे पति 9 बजे तक चले जाते थे। सिया भी 8 बजे आती थी। बाकी की सफाई, धुलाई, बर्तन धोना उसका ही काम था। थोड़े दिनों में ही मुझे समझ आ गया कि रसोई का काम ही सबसे ज्यादा था। सबका खाना पीना उनके आने जाने के समय अनुसार ही करना पड़ता था। वॉशिंग मशीन तो थी, पर घर भर के कपड़े धोने का जिम्मा भी मुझ पर ही आ गया था। बस गनीमत थी कि सिया मेरी मदद कर देती थी। ऐसा नहीं था कि मैं ये सब करना नहीं चाहती थी या मैं आलसी थी, नहीं, पर मैं कुछ वक्त अपना भी चाहती थी, जो मुझे नहीं मिल रहा था। स्कूल जाने पर भी मैं और डी के अपना समय निकाल ही लेते थे, पर अब वो भी नहीं हो पा रहा था। सारा दिन घर के कामों में निकल जाता। एक दिन रात को जब सबने खाना खा लिया, तो माँ ने पैरों में दर्द की शिकायत की। डीके ने तेल लेकर माँ के पैरों की मालिश शुरू कर दी, पर माँ बोली कि अरे बेटा, तू तो थका हारा आता है, क्यों परेशान होता है। अरे नहीं माँ, कैसे बात कर रही हो। अरे फिर भी बेटा, कहकर वो मेरी तरफ देखने लगी। मुझे भी समझ आ रहा था कि वो क्या चाहती हैं। मैंने तुरंत तेल डीके के हाथ से ले लिया और कहा, लाइए मैं कर देती हूँ। श्रद्धा तुम कल से कर देना, आज मैं कर देता हूँ। अगली रात से मेरी ये ड्यूटी भी शुरू, और इसके कारण रात का जो समय मेरा और डीके का था, वो भी खत्म हो गया था। जब तक मैं सारे काम निपटा कर कमरे में पहुंचती, डीके सो चुके होते थे। कितने दिन ऐसे ही निकल गए। एक खालीपन मेरे अंदर भरने लगा था। कई सवाल मन में उठने लगे थे। सब कुछ ठीक होने के बजाय बिखरना शुरू हो गया था। समय न देने के कारण डीके भी शिकायत करने लगे कि रात को इतनी देर से कमरे में आती हो और सुबह जल्दी उठ जाती हो। ऐसे कैसे चलेगा। क्या मैं अपनी मर्जी से ये सब कर रही थी। कौन नहीं चाहता सुकून से जीना, आराम से काम करना, अपने पति के साथ समय बिताना। फार्म हाउस। श्रद्धा रात को देर से आती और सुबह भी जल्दी उठ जाती। मुझे उसकी चिंता हो रही थी। हमें बात करने का भी समय नहीं मिल पा रहा था। मैं नोटिस कर रहा था कि उसने खिलखिलाना भी बंद सा कर दिया है। अब बस इस्माइल देकर रह जाती है। हर वक्त कोई ना कोई काम उसके ऊपर सवार रहता था। मैं चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। एक दिन जब मैंने गुस्से में उससे शिकायत की, तो एक फीकी सी मुस्कान देकर वो बोली, कोशिश करूंगी कि आपको भी समय दे पाऊं। मुझे पता था कि माँ हर मंगलवार दोपहर में कीर्तन जाती हैं। मैंने वही समय चुना और घर पहुंच गया। श्रद्धा कपड़े धो चुकी थी और वो आंगन धो रही थी। सारा साबुन का पानी फर्श पर फैला हुआ था। मैंने ध्यान नहीं दिया और जैसे ही जल्दी से आगे आया, वहीं फिसल गया। वो मुझे देखकर बोली, अरे संभल कर। जब वो आगे बढ़ी तो उसका भी पैर फिसला और वो भी गिर गई। मैंने उठकर आगे आने की कोशिश की तो फिर पैर फिसला, पर इस बार मैं संभल गया। पर पता नहीं कहां से एक डब्बा आकर मेरे पास आकर गिरा। देखा तो श्रद्धा एक और डब्बा पकड़े बैठी है। अरे मुझे भी उठाओ, मैं उठ नहीं पा रही। अरे तो मत उठो, ऐसे ही अच्छी लग रही हो। कहते हुए मैं उसके पास ही बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। हटो, कोई आ जाएगा। मुझे पता है अभी 3 बजे तक कोई नहीं आएगा, कहकर मैंने श्रद्धा को अपनी तरफ खींच लिया। वो भी खिलखिलाकर हंसने लगी। आज कितने दिनों के बाद मैंने उसकी वही मोहक हंसी सुनी थी। हमने साथ समय बिताया तो वो भी खुश हो गई और मुझे भी सुकून आ गया। अब हमने फिर से अपने लिए समय चुराना शुरू कर दिया था। किसी को घर में कुछ पता नहीं था, पर एक दिन मैंने श्रद्धा को फोन किया कि मैं 1 बजे घर आ जाऊंगा और आइसक्रीम साथ खाएंगे। जब मैं घर पहुंचा तो माँ अपनी किसी सहेली के साथ बैठी बातें कर रही थीं और हमेशा की तरह मेरी प्यारी बीवी रसोई में। पर आज एक अलग बात थी। प्रिंस अपने चारों दोस्तों को लेकर घर आया हुआ था। पता है मेरी भाभी पराठे बहुत मस्त बनाती हैं। आज सब खाना, फिर पता चलेगा।
हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, आज हमें भी तो पता चले। मुझे बुरा तो लगा पर मैंने कुछ कहा नहीं। माँ मुझे देखकर चौंकी। अरे, आज दोपहर में कैसे? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आंटी जी बोल पड़ी। अरे, ये तो कई बार दोपहर में आता है। माँ ने मुझे घूर कर देखा, फिर रसोई की तरफ। श्रद्धा भी ये सब सुनकर घबरा गई। मैं बोला, माँ, प्रिंस के लिए जो दुकान देख रहा हूँ, तो श्रद्धा को कुछ काम दे रखा है। वो कंप्यूटर पर चेक कर लेती है। बस कई बार इसी कारण आना पड़ा। वैसे आज तो मैं आइसक्रीम देने आया था। माँ ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, जाओ, अब आ ही गए हो तो खाना भी खा लो। मैं कमरे में 1 घंटा इंतजार करता रहा पर श्रद्धा नहीं आई। मुझे गुस्सा आने लगा था। मैं उठकर चल दिया। अरे रुकिए, खाना खाकर जाइए। पीछे से उसकी मीठी आवाज आई। मैं गुस्से में बोला, इतनी देर से तो याद नहीं आई। अब मुझे लेट हो रहा है, अब नहीं खाना। मैं निकल गया अपने काम की तरफ। रात को जब घर पहुंचा तो श्रद्धा खाने की टेबल पर मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसे देखते ही कह दिया, मुझे भूख नहीं है। जब मैं अपने कमरे में आया तो पीछे पीछे रश्मि भी आ गई। भैया, दोपहर में आपके जाने के बाद जब प्रिंस भैया और उनके दोस्त चले गए, तब माँ ने भाभी को बहुत डांटा। क्या? पर क्यों? वो तो मुझे पता नहीं, पर भाभी बहुत देर तक रोती रही और खाना भी नहीं खाया। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगा चित्रा का घर। उस दिन सासू माँ ने जमकर मेरी क्लास ली। दुनियादारी समझती रही, बड़ी बहू के फर्ज भी बताती रही। डी के बिना खाए चले गए तो उसका जिम्मेदार भी मुझे ही बता दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, किससे पूछूं, डीके को बताऊं या नहीं। ऐसे बहुत से सवाल मन में आ रहे थे। रात को कमरे में पहुंची तो डीके नहीं थे, शायद छत पर होंगे। पर मैं छत पर नहीं गई और बेड पर लेट गई। तभी आवाज आई, श्रद्धा उठो, खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। पर मुझे तो खाना है और तुम खिलाओगी आज? मैं चिढ़कर बोली। क्यों, आपके हाथों को क्या हुआ? अरे, वो मैं अचार निकाल रहा था तो मर्तबान गिर गया। चिंता मत करो, टूटा नहीं है, सही सलामत है। बस उसे पकड़ने के चक्कर में वहां रखा चाकू लग गया। क्या? दिखाओ मुझे। वो छोड़ो, चलो, ज्यादा नहीं लगी। अब बस खिलाओ खाना जल्दी से, बहुत भूख लगी है। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया। आइसक्रीम खाते हुए जब मैंने माँ की बात शुरू की तो अरे छोड़ो यार, ये सब बातें बेकार की। वो बड़ी हैं, उन्होंने जरा सा डांट दिया तो इस बात का क्या बुरा मानना यार। भूल जाओ, चलो सोते हैं। डीके तो सो गए पर मेरी नींद उड़ चुकी थी। बेकार की बातें। क्या सच में मैं ही बेवकूफ हूँ जो बातों को दिल से लगाकर रोती रही? एक बार भी नहीं सुना कि मुझे क्या बुरा लगा। अगर सुन लेते तो क्या चला जाता? मैं सारी रात ना सो पाने के कारण जब सुबह उठी तो सर में तेज दर्द था। मेरी हालत देखकर डीके ने मुझे आराम करने के लिए कहा, पर सासू माँ तो शुरू हो चुकी थीं। ये आजकल की लड़कियां जरा सा डांट दो बस को भवन बना लेती हैं। मैं नहा धोकर जल्दी से रसोई में घुस गई। डीके भी आगे बिना कुछ कहे अपने काम पर चले गए। अब तक तो सिर्फ सास ही नाराज हुई थी, पर अब मेरे घर वालों को भी मुझसे शिकायत होनी शुरू हो गई थी। माँ और भाभी को ये शिकायत थी कि मैं उन्हें फ़ोन नहीं करती थी, और जब वो लोग करते तो मैं तसल्ली से बात करने के बजाय काम है ये कहकर फोन रख देती। अब क्या बताती कि फोन उठाते ही सासू माँ के प्रवचन शुरू हो जाते हैं। आग लगे इस फोन को, इस फोन ने ही सत्यानाश कर रखा है। क्या सच में इनकी तो रोज बात होती है अपनी बेटी से, तो क्या मैं किसी की बेटी नहीं हूँ? रश्मि मेरा दुख समझ रही थी और हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाती, सासू माँ को कई बार सुना भी देती। इसी बात पर एक दिन सासू माँ नाराज हो गईं और डीके से मेरी शिकायत कर दी कि मैं रश्मि को उनके खिलाफ भड़का रही हूँ। डीके ने मुझे भी 2 टूक सुना दिया और रश्मि को भी। माँ से जबान दराजी ना करने को कहा और साथ में पढ़ाई में ध्यान लगाने की हिदायत भी दी। ऐसे ही चलते चलते अप्रैल खत्म हो गया और मई का महीना शुरू हो गया। फिर एक दिन डीके 4 बजे घर आए और बताया कि उनका कोई दोस्त पार्टी दे रहा है और हमें उस पार्टी में जाना है। डीके ने मुझसे कहा कि मैं बालों को अच्छे से सेट करा लूं और खोलकर पार्टी में चलूं। शाम को मैंने सारी तैयारी करके रख ली थी। 5 बजे हमें जाना था और 8 बजे तक हमें वापस आ जाना था। रश्मि के साथ जाकर मैं अपने बाल भी सेट करवा कर आ गई थी। 5 बजे जब हम निकले तो माँ ने लौटने का टाइम पूछा। डीके ने कहा कि 8 बजे तक आ जाएंगे। पार्टी में बहुत मजा आया। सारे दोस्त उनकी पत्नियों के साथ आने के कारण
उल्लास बढ़ गया और सबके साथ बहुत मजा आ रहा था। रूफटॉप रेस्टोरेंट की बात ही अलग थी। मौज मस्ती चलते चलते डांस भी चल रहा था। मैं भी डांस करते करते थकने लगी थी। वहीं एक कॉर्नर में खड़ी होकर मैं दूर शहर का नजारा देख रही थी कि तभी पीछे से आकर डीके ने अपने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़ लिया। मैं उनके दोनों हाथों के बीच में कैद थी। हम कुछ बोल नहीं रहे थे, बस महसूस कर रहे थे। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो श्रद्धा। थैंक यू। ऐसे खामोश रहना अच्छा लग रहा है ना। हम डीके ने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मैं भी वो पल जीना चाहती थी। बहुत दिनों बाद हम दोनों अकेले समय बिता रहे थे। पार्टी में समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। जब टाइम देखा तो 9 बज चुके थे। मेरा मन वापस जाने का नहीं कर रहा था, पर जाना तो था ही। सबको बाय बोलकर हम भी घर के लिए निकल गए। घर पहुंचते ही जो तूफान मिला। सासू माँ रसोई में खाना बनाती हुई मिली और रश्मि रोती हुई। सासू माँ, इतना रोने की जरूरत नहीं है, 2 रोटी बनाना सीख लो, कम से कम अपना पेट तो भर सकोगी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? भाभी, मुझे भूख लग रही थी। हम सब तो आपका वेट कर रहे थे, पर मैंने सोचा मैं ही रोटी बना लेती हूँ। सब्जी तो आप बनाकर ही गई थी, पर सब गड़बड़ हो गया। सब्जी गर्म करने रखी और तभी फोन आ गया। मैं फ्रेंड से बात करने में बिजी हो गई और सब्जी जल गई। और रोटी सेकने की कोशिश तो की, जरा सा हाथ जल गया। अरे पहले तुम दवाई लगाओ। माँ, हटिए, मैं बनाती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगी। तुम बस अपने घूमने और पति को खुश करने में बिजी रहो। खाने का क्या है, पहले भी मैं ही बनाती थी, अब भी बना लूंगी। डीके, माँ फट जाओ, श्रद्धा कह रही है तो वो बना लेगी। डीके ने माँ का हाथ खींचकर रसोई से बाहर ले आए। सारे मूड का सत्यानाश हो चुका था। मैं बुरी तरह थकी हुई थी। उसके बाद भी दोबारा से सबके लिए खाना बनाया। कमरे तक आते आते मैं बुरी तरह से थक चुकी थी, इसलिए बेड पर लेटते ही सो गई। कभी कभी मन में अब बस एक ही प्रश्न आता कि क्या कोई ये समझता है मुझे भी थकान हो सकती है। समय ऐसे ही बीत रहा था, फिर भी मुझे डीके का साथ बहुत अच्छा लगता था। रश्मि से मेरी प्रगाढ़ता बढ़ रही थी। उसने मुझे सॉरी बोला क्योंकि उसे लगा कि उस दिन उसने जल्दबाजी नहीं की होती तो वो सब नहीं होता। मैंने उसे समझाया और सब भूल जाने के लिए कहा। एक दिन मैंने डीके से कहा कि रात को सोने में मुझे असुविधा होती है, तो क्या मैं नाइट सूट पहन सकती हूँ? अरे यार, पूछने की क्या बात है, सोना तो हमेशा आरामदायक कपड़ों में ही चाहिए। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, तुम पहन लिया करो। अब मैं अपने नाइट सूट में ही सोने लगी, पर जब सासू माँ ने कपड़े सूखते हुए देखे तो फिर शोर मचा दिया कि ये सब नहीं चलेगा। डीके ने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो भी नाकाम रही, तो उन्होंने मुझे ही समझा दिया। पर मेरी भाभी ने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी कि तुम्हारा अटैच बाथरूम है, तो रात को अपने कपड़े वहीं अंदर सुखा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया था। मदद करने के लिए मेरे साथ डीके, रश्मि और सिया तीनों थे। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। कभी कभी मैं डीके के साथ अपने मायके भी चली जाती। एक ही शहर होने के कारण मैं कभी 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रुक पाती थी। डीके भी जब कह देते कि तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा, तो मैं सब कुछ भूलकर वापस जल्दी आ जाती। मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते, पर मैं तो मैं ही थी। डीके से प्यार जो था, कभी कभी लगता था कि ससुराल दूर शहर में होनी चाहिए, कम से कम ज्यादा दिन आप रहकर आ सकते हो। ये शादी का पहला साल था, तो शायद मुझे याद ज्यादा आती थी। कुछ साल बीत जाएंगे तो इतना महसूस नहीं होगा, ऐसा मेरी माँ और भाभी का मानना था। मैं भी सब कुछ सीखने समझने की कोशिश में लगी रहती। रात को अभी भी ऐसा ही होता कि जब तक मैं कमरे में पहुंचती या तो डीके सो चुके होते या फिर मैं इतना थकी होती कि पढ़ते ही सो जाती। पर अब मुझे इतना बुरा नहीं लगता था। जून का महीना शुरू हुआ। फार्म हाउस। माँ मुझसे श्रद्धा की शिकायतें करती रहती और मैं सुनकर अनसुनी करता रहता। मुझे भी दिख रहा था कि श्रद्धा पूरे जी जान से घर का मोर्चा संभाले हुए थी। एक दिन मेरे पास श्रद्धा का फोन आया। वो बहुत घबराई हुई बोल रही थी, जल्दी घर आ जाओ। हुआ क्या है? मैं घबरा गया। प्रिंस रश्मि को मार रहा है।
क्या? सुनते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैं तुरंत घर पहुंचा तो श्रद्धा ने रश्मि को अपने पीछे किया हुआ था और माँ गुस्से में बोले जा रही थी। प्रिंस भी गुस्से में चिल्ला रहा था। रश्मि डर कर रोए जा रही थी। बस बहुत हुआ। ये क्या हंगामा है? हुआ क्या है? भैया ये चौक पर खड़ी एक लड़के से हंस हंस कर बात कर रही थी। हाँ तो फिर क्या हो गया? हो सकता है उसे कुछ काम हो। श्रद्धा बोली, मैं भी तो यही बोल रही हूँ कब से। बहू तुम बीच में मत बोलो। ये सब तुम्हारी सह का नतीजा है। आप लोगों को अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। मैं तुरंत बोला, सब चुप रहो, सिर्फ रश्मि बोलेगी। बोलो रश्मि, क्या बात है? भैया वो लड़का मेरी क्लास में पढ़ता है। मेरे पास एक बुक है लाइब्रेरी की जो उसे भी चाहिए थी। वो बस ये कह रहा था जब मैं बुक रिटर्न करूं तो उसे बता दूं ताकि वो इशू करा सके। लो सुन लिया, बेकार में इतना हंगामा कर दिया। श्रद्धा के बोलते ही माँ अग्नेय दृष्टि से उसको घूरने लगी। मैं बोला, श्रद्धा तुम चुप रहो, ये हमारे घर का मामला है। क्या? आपके घर का मामला है? श्रद्धा मुझे घूरने लगी। मुझे भी एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत बोल दिया। वो तुरंत अपने कमरे में चली गई। मैंने माँ को भी समझाकर उनके कमरे में भेज दिया। प्रिंस को मैंने बहुत डांटा था तो भी वो खामोश अपने कमरे में चला गया। रश्मि रोते हुए मेरे सीने से जा लगी। मैंने उसे भी चुप कराया और समझाया कि अगर बात करनी है तो अपने कॉलेज में करो या घर पर, समझी? जी भैया मैं समझ गई, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ पुराने ख्यालात की हैं, देखा है ना मधु की कैसे चौकसी रखती थी। हाँ भैया याद है। चल अब चुप हो जा और 2 कप बढ़िया चाय बना के ला। तेरी भाभी को भी नाराज कर दिया मैंने, उसे भी तो मनाना है। भैया भाभी बहुत अच्छी हैं। जब प्रिंस भैया मार रहे थे तो वो ही बीच में आ गई थी। उनको हाथ लग गया मुझे बचाने में। क्या? श्रद्धा को लग गई? ठीक है मैं देख लूंगा, तुम चाय बना लाओ। रश्मि चाय बनाने चली गई। मैं अपने कमरे में आया तो देखा श्रद्धा कपड़ों की तह बना रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने जवाब नहीं दिया। इतने में रश्मि चाय लेकर आ गई। उसने बताया, भैया मैंने माँ को सॉरी बोल दिया है, अब वो शांत हैं। पर मैं प्रिंस भैया को सॉरी नहीं बोलूंगी। मेरे कारण भाभी को भी लग गई। सॉरी भाभी। श्रद्धा जो इतनी देर से चुप थी बोल ही पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम करो, कल पढ़ाई करेंगे। रश्मि चली गई। मैंने तुरंत दरवाजा बंद करके उसका हाथ पकड़ा। दिखाओ मुझे कहाँ लगी है? दिल पर लगी है। अब क्या हनुमान जी की तरह दिल चीर कर दिखाऊं? उसका गुस्से में ये अंदाज मुझे बहुत भा रहा था। मैं धीरे से उसके कानों में बोला, आई एम सॉरी। वो तुरंत मेरे गले लग गई। आज तो चल गया क्योंकि माहौल ही ज़्यादा खराब था, पर आइंदा ऐसा बोला तो बात नहीं करूँगी। हमारे घर का मामला है। वो मेरी नकल उतार रही थी। मुझे भी हंसी आने लगी थी। मैंने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसने भी अपनी बाहें मुझ पर कस ली थीं। मैंने देखा उसका हाथ लाल पड़ गया था। मैंने वापस दुकान पर जाते हुए प्रिंस को भी टोका कि तुम्हारे कारण श्रद्धा को लग गई, आगे से ध्यान रखना। उसने भी हाँ में सर हिला दिया। कुछ दिन सब सही चला, पर मैंने भी महसूस किया कि प्रिंस और माँ श्रद्धा से खिंचे खिंचे रहते हैं, पर मैंने देखकर अनदेखा कर दिया। एक दिन श्रद्धा और रश्मि दोनों बाजार से लौट रही थीं। उन्होंने देखा कि प्रिंस और उसके दोस्त किसी लड़की को कमेंट पास कर रहे हैं। श्रद्धा ने घर आकर मुझे और माँ को बताया। माँ मानने को तैयार ही नहीं थी। वो लगातार श्रद्धा को झूठा बोल रही थी। रश्मि की पुष्टि करने के बाद माँ उस पर भी बरस पड़ी। तू तो चुप ही रहे, भाभी की चमची बनी फिरती है। उस दिन का बदला निकाल रही हो तुम दोनों। मैंने सबको चुप करवाते हुए प्रिंस से सीधा सवाल किया, क्या सच है? तू बता। ये दोनों सच बोल रही हैं। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी पर वो मुकर गया। मैंने उसे कठोर शब्दों में चेतावनी दी कि अगर ये सच निकला तो बहुत बुरा होगा। रोज रोज के हंगामों से मैं परेशान होने लगा था। एक तरफ काम का प्रेशर और प्रिंस के लिए नई दुकान खरीदने का प्रेशर, ऊपर से ये हंगामे। पर अभी तो और मुसीबतें आनी बाकी थीं। चित्रा का घर, सासू माँ और प्रिंस मुझसे नाराज रहते थे, पर मैं उनके व्यवहार को अनदेखा कर बस अपना फर्ज निभा रही थी। रश्मि नियमित रूप से मेरे पास आकर पढ़ रही थी। मैं और डी के इतने हंगामों के बाद भी अपना रिश्ता मजबूत कर रहे थे। पर क्या सच में रिश्ता मजबूत हुआ था? एक झटके में उनके मुंह से निकला वाक्य मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। हमारे घर का मामला तो मैं कौन हूँ? ये प्रश्न बार बार मेरे अंतर मन में चल रहा था। मायके में सुनो जो करना है अपने घर करना, और ससुराल में सुनो ये सब करना था तो अपने घर करती।
लड़कियों का अपना घर कौन सा होता है, शायद वो जो उनके नाम पर रजिस्टर्ड हो। ये सोचकर ही मुझे हंसी आ रही थी। डी के कमरे में आ गए। माफ तो मैंने कर दिया, पर दिल में चुभन तो रह ही गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि माँ खुद महिला होकर बेटे के किसी लड़की को छेड़ने के मुद्दे को झूठा मान रही हैं, और बताने वाला कौन, उनकी बेटी और बहू। सच में इतना विश्वास बेटे पर था तो बेटी पर क्यों नहीं। देवदास फिल्म का डायलॉग याद आ गया, वक्त सबको रंग दिखलाता है कौशल्या। सिया के ऊपर मैं बहुत निर्भर थी। वो बिना कहे ही मेरी बहुत मदद कर देती थी। एक दिन उसने आकर बताया कि उसकी शादी तय हो गई है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। खैर, अभी तो सितंबर तक तो उसको आना है, तब तक तो सुकून था। बाद में सोचूंगी कि क्या करना है। ये सोचकर ही मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। एक दिन आंगन में माँ और मैं बैठकर सब्जी काट रहे थे। प्रिंस अपने कमरे में था, रश्मि भी अपने कमरे में थी, सिया छत पर थी। तभी कुछ लोग धड़धड़ाते हुए घर में घुस आए। माँ सामने आकर कड़क आवाज में बोली, कौन है आप लोग? ऐसे कैसे बिना पूछे घर में घुस आए? आपका छोटा बेटा कहाँ है? तभी प्रिंस भी बाहर आ गया। उसको देखते ही उन लोगों ने उसको पीटना चालू कर दिया। माँ जोर से चिल्लाने लगी। मैंने वहां रखा चाकू उठाया और एक आदमी के पैर में मार दिया और दिखाकर चेतावनी दी, दूर हटो और मारना बंद करो। सब रुक गए। उनकी जलती क्रोध भरी आंखें देखकर मुझे अंदर से घबराहट हो रही थी। माँ ने हाँफते हुए कहा, हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। उनमें से एक आदमी बोला, आपके लड़के और उसके दोस्तों ने मेरी लड़की को परेशान कर रखा है, सड़क पर चलना मुश्किल कर रखा है। आज सुबह ही हमने अपनी आंख से सब कुछ देखा है। इतने में रश्मि अपने कमरे में से बाहर निकलकर पूछने लगी कि इतना शोर क्यों मच रहा है। उसको देखकर वो आदमी बोला, आप भी बहू बेटी वाली हैं। ये सुनते ही माँ जोर से बोली, रश्मि अपने कमरे में जाओ, और श्रद्धा तुम भी। पर मैं नहीं गई। मैं अब भी चाकू हाथ में लिए खड़ी थी। माँ ने जब चिल्लाकर रश्मि को दोबारा कमरे में जाने के लिए कहा तो वो भागकर अपने कमरे में चली गई। देखिए, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है। या तो आप अपने बेटे को समझा लो, वरना हम समझा देंगे। मैं बोली, आप हमें धमकी दे रहे हैं? नहीं, आखिरी चेतावनी। ये कहते हुए उस आदमी ने मेरे हाथ पर मारा। मेरे हाथ से चाकू छूट गया। उसका झन्नाटेदार हाथ मेरे गाल पर पड़ा। उनमें से दूसरे आदमी ने प्रिंस को धक्का देकर पहले वाले आदमी के पैरों में गिरा दिया, और तीसरे आदमी ने आकर मेरे बाल पकड़ लिए। ये देखकर माँ घबरा कर चीख उठी, श्रद्धा। इतने में दरवाजे से एक आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? सबने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर डी के खड़े थे। फार्म हाउस। जब मैं घर में घुसा तो नजारा देखकर मेरा दिल दहल गया। मेरा भाई एक आदमी के पैरों में पड़ा था और मेरी बीवी बाल छुड़ाने की कोशिश में थी, और मेरी माँ घबराई हुई एक तरफ खड़ी थी। मुझे देखते ही माँ रोने लगी। डी के देख, पता नहीं कौन लोग हैं, हमें धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रिंस इनकी लड़की को परेशान करता है। अब तू बता इनको कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अंदर आते ही एक घूंसा खींचकर मारा उस आदमी को जिसने श्रद्धा के बाल पकड़ रखे थे। उसके बाल छूटते ही मैंने उससे और माँ को अपने पीछे कर लिया और हाथ जोड़कर कहा, बातचीत से हल निकालते हैं, ऐसे लड़ाई से नहीं। फिर प्रिंस को सख्ती से पूछा, बता सच क्या है? ये जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ? प्रिंस अपना सर झुकाकर खड़ा रहा। मैंने खींचकर एक थप्पड़ उसे मारा और उन लोगों को हाथ जोड़कर आश्वासन दिया कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, वरना। इतने में पुलिस भी आ गई। पता नहीं किसने पुलिस को भी फोन कर दिया। पुलिस को भी समझाकर कि कोई विवाद नहीं है, वापस भेज दिया। वो लोग भी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, तो बात वहीं खत्म हो गई। अंदर आकर माँ सबसे पहले श्रद्धा पर बरसी। क्या जरूरत थी झांसी की रानी बनने की? कुछ ऊंच नीच हो जाती तो क्या होता? श्रद्धा चुप खड़ी रही। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तभी माँ ने चप्पल उठाई और प्रिंस की पिटाई शुरू कर दी। तभी रश्मि और सिया भी आ गईं। माँ ने दो टूक उसे चेतावनी दी, मैंने तुझ पर विश्वास किया और तू ये काम कर रहा है। आज श्रद्धा ने तुझे बचाया, जबकि तूने उसे झूठा साबित किया था। अगर आज के बाद ऐसा कुछ भी किया तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरा बेटा है। कहकर माँ रोने लगी। मैंने माँ को गले लगा लिया। थोड़ी देर जब सब सामान्य हुए तो माँ ने पूछा, तू घर कैसे आया? मुझे सिया ने फ़ोन किया कि कुछ लोग घर में घुस आए हैं और प्रिंस को मार रहे हैं। अच्छा चलो, ठीक ही रहा, तू समय पर आ गया।
पर पता नहीं किसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। वो भी मैंने ही किया था। रसोई से निकलकर सिया बोली। वो जब उन लोगों ने भाभी के बाल पकड़े तो मैं घबरा गई, इसलिए पुलिस को बुलाया। हम सब चकित से सिया को देख रहे थे। वो मैंने ना क्राइम पेट्रोल में देखा था, तो नंबर भी फ़ोन में डाल रखा था। वो अपनी शाबाशी के कारनामे बड़े इतराकर बता रही थी। हम सबको उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। माँ ने उसके भी सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मुझे थोड़ा बुरा लगा कि माँ ने श्रद्धा को तो डांट दिया, जबकि आज प्रिंस उसकी वजह से बचा, वरना तो पता नहीं वो कितना मारते। तभी मेरा ध्यान इस बात पर गया कि श्रद्धा वहाँ नहीं है, तो मैं उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में देखा तो वो कोहनी से अपनी आंखें ढके हुए लेटी हुई थी। मैंने उसका हाथ हटाया तो देखा उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। एक बार को तो मेरा दिल भी धक से रह गया। तुम रो क्यों रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे उठाया और वहीं उसके पास बैठ गया। उसके उल्टे गाल पर थप्पड़ का निशान साफ दिखाई दे रहा था और उसकी खाल वहां से उधड़ गई थी। तभी वहां माँ आ गईं। उन्होंने चंदन का लेप दिया। ये लेप है, इसे लगा देना। उसका चेहरा दाएं बाएं घुमाकर देखा और पूछा, सर में भी दर्द है? बाल खींचे जाने के कारण उसको सर में दर्द भी हो रहा था। श्रद्धा ने हाँ में सर हिलाया तो वो तेल की शीशी पकड़ाते हुए बोली, ये तेल इसके सर में मल देना, आराम मिलेगा। झांसी की रानी बनते समय रोना नहीं आया तो अब क्यों आ रहा है? वीरता पूरी नहीं दिखा पाई इसलिए, या फिर कुछ और? फिर उसके सर पर हाथ फेर कर आशीर्वाद देकर चली गईं। श्रद्धा जोर से रोते हुए मेरे गले लग गई। मैं भी उसके भावों को समझकर उसे समेटे बैठा रहा। फिर मैंने उसके गाल पर लेप और बालों में तेल लगाया। रात हो चुकी थी, किसी ने भी खाना नहीं खाया था। मैं सबके लिए बाहर से खाना ले आया और रश्मि से कहा सबको खिलाने के लिए। 10 बजे के करीब प्रिंस मेरे कमरे में आया। मैं और श्रद्धा हमेशा की तरह कॉफ़ी टेबल सेट पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। आज बहुत दिनों बाद फिर समय मिला था। बातें चल रही थीं। श्रद्धा भी काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी। वो भैया भाभी से कुछ बात कहनी थी। हाँ हाँ, आजा, अंदर आजा। प्रिंस ने झुककर श्रद्धा के पैर छुए और कहा, भाभी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। पिछली सब गलतियों के लिए भी मुझे माफ़ कर देना। कुछ बातों का क्या परिणाम हो सकता है ये आज जान गया हूँ। मेरी वजह से अब कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वो हाथ जोड़े खड़ा था। मेरी आंखें भी नम हो चुकी थीं। चित्रा का घर। माँ का व्यवहार आज और दिनों के विपरीत था। मुझे डांटने के बाद मेरे कमरे में लेप और तेल लेकर आना मेरे दिल को छू गया था। फिर प्रिंस का आकर माफ़ी मांगना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इतने दिनों से नाराजगी का व्यवहार दिखाने के बाद वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैंने भी बड़ी भाभी का बड़प्पन दिखाते हुए उसे माफ़ कर दिया। सारी रात डीके मुझे अपनी बाहों में लेकर लेटे रहे। आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता बताओ? मुझसे वादा करो, कभी अपने आप को खतरे में नहीं डालोगी। मैं भी वादा करके उनकी बाहों में ही सो गई। दवाई का असर था या उनके प्यार का, पर उस रात मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी। सुबह जब मैं उठी तो मुझे बहुत तेज बुखार था। डीके ने जाकर माँ को बता दिया कि श्रद्धा को बहुत तेज बुखार है, तो कोई उसे उठाए नहीं। माँ ने मुंह तो बनाया पर कहा कुछ नहीं। रश्मि ने छुट्टी लेकर सारा काम संभाल लिया। परिवर्तन ये था कि आज प्रिंस भी मदद कर रहा था घर के कामों में। दोपहर में जब डीके का फोन आया, कुछ खाया तुमने? अभी नहीं। क्यों, किसी ने दिया नहीं या तुमने नहीं खाया? मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा है। सुनते ही डीके ने फोन काट दिया। मुझे लगा वो नाराज हो गए, पर थोड़ी देर में वो घर पर थे और जूस का गिलास लेकर सीधा कमरे में और पिलाकर ही दम लिया। मुझे आज बहुत खुशी हो रही थी। खुशियाँ कभी भी बड़े उत्सव या कार्यक्रम की मोहताज नहीं होती। छोटे छोटे पल भी आपको बड़ी खुशियाँ दे जाते हैं। सिया, रश्मि, प्रिंस सभी हालचाल पूछकर जा रहे थे। उस पर सोने पर सुहागा, मेरा पति, जो दोपहर के बाद दुकान ही नहीं गए। अरे अब मैं नहीं जा रहा दुकान, तुम्हारी देखभाल जो करनी है, माँ क्या सोचेंगी? उन्होंने कहा अपनी पत्नी का ध्यान रखो, मुझसे नहीं होगा ज्यादा काम, कल तक ठीक हो जानी चाहिए। रोज रोज रश्मि छुट्टी नहीं लेगी। मुझे उनकी बातों पर हंसी आ रही थी। हाँ हाँ हंस लो, जब मैं बीमार पड़ूंगा तब डबल सेवा करवाऊंगा। मैंने उनके मुंह पर हाथ रखकर नामे सर हिलाया।
ऐसे बातें नहीं करते। दिन में एक बार सरस्वती जबान पर आती है, बात सच हो जाती है। डीके ने हंसते हुए मुझे भी बेड पर खींच लिया और सर थपकाने लगे। सो जाओ, अब आराम मिलेगा। अगले दिन तब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। माँ की तरफ से रियायत तो मिलनी नहीं थी, तो हमेशा की तरह अपने कामों में जुट गई। इस हादसे का सुनकर निशांत जी, फूफा जी, मामा जी और मेरे घर वाले सब मिलने आ गए। पूरा घर मेहमानों से भर गया था। मैं भी चाय नाश्ते में लगी हुई थी। सब एक ही सुर में मेरी तारीफ कर रहे थे। सुमेधा, तुम बहुत भाग्यवान हो जो इतनी अच्छी, समझदार और बहादुर बहू मिली है। और ये सिया, इसने तो गजब हिम्मत दिखाई। सिया भी फूली नहीं समा रही थी। उसने भी सारा क्रेडिट श्रद्धा को दे दिया, ये कहकर भाभी इतनी अच्छी हैं, इनके तो कुछ भी। माँ ने कुछ कहा नहीं, पर अनुमोदन में सर हिलाती रही। डीके और मेरे बीच हमेशा आंखों आंखों में बात चलती रही। वो भी खुश थे और अब मैं भी खुश थी। फिर एक दिन निशांत और मधु घर आए। मधु का 7वां महीना चल रहा था। उसके ससुराल वाले गोद भरने का फंक्शन करना चाहते थे। अगले संडे ये काम होना था। जून का आखिरी हफ्ता चल रहा था। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी, इसलिए निशांत जी ने एक एसी हॉल की बुकिंग करनी थी। डीके और निशांत जी हॉल बुकिंग के लिए चले गए। मधु ने थप्पड़ वाले कांड पर न आने का कारण बताते हुए माफ़ी मांगी। मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे मधु, तुम परेशान मत हो, मैं समझती हूँ। तुम बस अपना ध्यान रखो। निशांत जी तो आए ही थे, एक ही बात है। माँ, मैं और मधु फंक्शन में हमारी तरफ से क्या होना चाहिए, ये सब की सलाह करने लगे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।